हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका योगेंद्र सर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। आज के इस वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी हैं, जिसको आप ध्यान से समझिए और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। और लास्ट तक देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी कंफ्यूज नहीं करेगा और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पार्ट 2। जैसा कि पीछे आपको पढ़ाए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके द्वारा हमको यह पता चलता है कि वो जो कार्य हो रहा है सेंटेंस में, उस सेंटेंस का इफेक्ट प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। ठीक, होता क्या है कि जिसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर के चैनल पे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा हुआ वीडियो, वहाँ से उसको पढ़ सकता है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, लेकिन जो ये इफेक्ट, जब ये सब्जेक्ट मतलब डूअर ये एक्शन को करता है तो इस एक्शन का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके पड़ता है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, फिर ध्यान से समझिए कि इस वर्ब का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, इसके ऊपर आकर के यहीं ख़त्म हो गया, यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, कभी कभी सेंटेंस में वर्ब के स्थान पर यहाँ कोई ऐसा शब्द आ जाएगा जिसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि जो एक्शन है उसका प्रभाव इसी सब्जेक्ट के ऊपर चला गया। तो यही वर्ड एक्शन को रिफ्लेक्ट करके इधर भेज देता है, इसीलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? फिर से सुनिए कि ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसके कारण हमको यह पता चलेगा कि जो ये एक्शन हो रहा है ये सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो यही वर्ड, जिस वर्ड के कारण हमको पता चलेगा कि प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर गया है, वही वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। हो गया एक बात। दूसरी बात सुनिए कि सेंटेंस में बेसिकली होता क्या है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, याद रखिए, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आता है जब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसी के जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है तो फिर वहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ओके, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए पता ही है आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ शब्द जोड़ करके। ठीक, सेल्फ या सेल्फ्स शब्द जोड़ते हैं। सेल्फ जोड़ते हैं सिंगुलर के साथ और सेल्फ्स जोड़ते हैं प्लूरल के साथ। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है। अगर सब्जेक्ट आई है, ठीक, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ। ये वी देखिए प्लूरल है, इसलिए सेल्फ जुटा हुआ है। ठीक, यू के साथ यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ मतलब ये सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। तो अगर इसको सिंगुलर मानते हैं तो ये लिखेंगे, प्लूरल मानते हैं तो ये लिखेंगे। ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ। दे का रिफ्लेक्सिव देम सेल्फ। देखिए प्लूरल है। अगर कोई नेम है, फीमेल है, गर्ल का नेम है, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हर सेल्फ। अगर नेम है मेल का है तो उसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हिमसेल्फ। जैसे गर्ल है तो गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा। ठीक, और सी से बन जाएगा हर सेल्फ। देखिए ऊपर लिखा है। अगर ये मेल है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, और ही से बन जाएगा हिमसेल्फ। देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आप अच्छे से पढ़ डालिए, याद कर डालिए। ठीक, देखिए आप अच्छे से इसको आप सब्जेक्ट वाइज होता है। ओके, अब आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, तो
हाँ, तो बता रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ओके, अब चलिए, अब नीचे देखिए जो हमको आज पढ़ना है। पीछे के वीडियो में भी ये बताए थे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो, उसी वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। समझ में आया? फिर से सुनिए, किसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव है। ओके, अब आ जाइए यहाँ से देखिए, ये पीछे भी बताए थे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्या हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इनके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड आ गया, ठीक, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है सेंटेंस में, ठीक, तो करेंगे क्या? बिना ऑब्जेक्ट का ये रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट लाइए, और ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? रिफ्लेक्सिव ला करके ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। अभी बताए हैं ना कि रिफ्लेक्सिव कहाँ लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहीं पे रिफ्लेक्सिव लिखा जाएगा। तो अगर वर्ब इसमें से कोई हो, ठीक, इनमें से कोई हो, तो इनको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए नहीं दिया है, ठीक, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव जोड़ देंगे। समझ में आया? अरे बोलो हाँ। चलिए देखिए, ठीक, अब ध्यान से इन वर्ड को देख लीजिए। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव लिख देंगे। ठीक, लेकिन कब? जब इनमें से कोई वर्ड रहेगा तब, ध्यान रखिए। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, कविता एम्यूज्ड इन द पार्टी। कविता एम्यूज्ड इन द पार्टी, कविता ने पार्टी में एम्यूज मतलब आनंद लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें एम्यूज शब्द कहीं पे लिखा होगा? नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। एम्यूज भी होता है, चलिए मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एम्यूज भी होता है। ठीक, अब देखिए एम्यूज ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एम्यूज ऐसा वर्ड है जिसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया। ऑब्जेक्ट, अब लिखा है कविता ने पार्टी में एंजॉय किया, ठीक, एम्यूज किया। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि क्या से प्रश्न करिए, आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। किसको से प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो लिखा है कविता ने पार्टी में एम्यूज किया, तो क्या एम्यूज किया? आया आंसर? नहीं। किसको एम्यूज किया? आया आंसर? नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि ये वर्ब के बाद लिखा है, तो वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आता है। आपको ये लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, तो ये वर्ब के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वर्ब का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा तब ये ऑब्जेक्ट होगा, और नहीं पड़ेगा तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी कारण ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ ला कर लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट लाएंगे कहाँ से? रिफ्लेक्सिव ला दीजिए। ठीक, ये कविता फीमेल है, लड़की का नाम है, और अभी पीछे बताए हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? हर सेल्फ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हर सेल्फ। अब करेक्ट हो गया। ठीक, उसी तरह नीचे देखिए लिखा है आई इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्टी यस्टरडे। अब इंट्रोड्यूस ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इस कारण सेंटेंस रॉन्ग है। तो करेंगे क्या? यहाँ ऑब्जेक्ट ला के जोड़ दीजिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएं? रिफ्लेक्सिव। नहीं दिया है तो रिफ्लेक्सिव ला दीजिए। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। ठीक, और यहाँ पर ये चीज़ छूट गया है, आई इंट्रोड्यूस्ड
यहाँ पर भी छूट गया है, यहाँ रहेगा, यहाँ पे छूट गया है, आप लोग बढ़ा लीजिएगा, टू द गेस्ट जोड़ लीजिए, ठीक। ऐसे आई इंट्रोड्यूस्ड टू द गेस्ट इन द पार्टी, ठीक। अब देखिए मैंने गेस्ट से, मेहमानों से इंट्रोड्यूस किया, तो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस किया। अब ये यहीं पे अगर मान लीजिए ये रहता कि आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन, मैंने मोहन को इंट्रोड्यूस किया, किससे, मेहमानों से। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को इंट्रोड्यूस किया, किससे, गेस्ट से। आई इंट्रोड्यूस्ड माई फादर, आई इंट्रोड्यूस्ड माई ब्रदर, कुछ भी रहता तो अभी सही हो जाता। अब किसको इंट्रोड्यूस किया यही नहीं दिया है, इसीलिए रॉन्ग है, ठीक। तब यहाँ रिफ्लेक्सिव देखिए हमने ला करके जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, रिफ्लेक्सिव हमने ला करके जोड़ दिया, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए इसको, कविता एम्यूज इन द पार्टी, कविता ने पार्टी में आनंद लिया, तो किस चीज़ का आनंद लिया वो नहीं दिया है, ओके। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ओके। अब आ जाइए एक एग्जाम्पल ये भी देखिए, लिखा है यू मस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटी। अब अवेल ऐसा वर्ड है जिनके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसी कारण रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऐसा क्या वर्ड हम लिख दें जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अभी बताए हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। अब यही रिफ्लेक्सिव अगर ऑब्जेक्ट होता तो सही रहता, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अभी कोई सोचेगा कि देखिए, हाँ एक चीज़ और बता दें, अभी कोई सोचेगा कि यू मस्ट अवेल, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, ठीक। अब ये क्या से तो आंसर आ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत और है। एक दिक्कत ये है कि अवेल एक ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, हमेशा लगेगा, ठीक। मतलब अवेल के साथ हमेशा अवेल लिखेंगे तो इसके साथ हमको ऑफ लिखना पड़ेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ लगता है, ठीक है ना। तो पहला और इसमें गलती ये है कि इसमें देखिए ऑफ नहीं लिखा है, ठीक। तो हम पहले ऑफ जोड़ेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ ऑफ जोड़ेंगे ये तुरंत ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ऑफ के बाद आ जाएगा, ऑफ के बाद आ जाएगा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, प्रीपोजिशन का, किसका, प्रीपोजिशन। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही हम यहाँ ऑफ लिखेंगे तो ऑफ के बाद आ जाएगा अपॉर्चुनिटी, यही आएगा अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी हुआ। अब ये अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, किसका, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है सॉरी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। और याद रखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो याद रखिए किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इनडायरेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। मतलब किसी सेंटेंस में हम अगर ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट होना अनिवार्य है, इनडायरेक्ट का होना अनिवार्य नहीं है। फिर से ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी अकेले नहीं आएगा, अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट भी होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले आ सकता है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी अकेले नहीं आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी अकेले नहीं आएगा, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध वर्ब से होता है, ठीक। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, हमेशा मेन वर्ब से होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ें, ये हटा दें, ठीक, तो ये रॉन्ग है, ठीक। मतलब इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट भी होना चाहिए, ओके। अब आ जाइए इस पे देखिए, तो जैसे ही हम ऑफ लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बोले हैं कि अवेल के साथ ऑफ चाहिए, ऑफ लिखेंगे तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले नहीं आएगा, इसके साथ डायरेक्ट भी होना चाहिए।
अब वही यहाँ दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम क्या जोड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। ये देखिए रॉन्ग है, लिखा गया है यू मस्ट अवेल। अब यू के साथ माई सेल्फ नहीं, योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ। तो यू मस्ट अवेल, अब ये हमने रिफ्लेक्सिव जोड़ दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, अब ये ऑफ, अवेल के साथ हमेशा ऑफ फिक्स होता है। अब अपॉर्चुनिटी, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो। ओके, आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। फिर से देखिए, रुक जाइए, अब आ जाइए। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। उसका नहीं, सॉरी, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से फिर से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दिया जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक, अगर हम उस रिफ्लेक्सिव को हटा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें, जैसे मान लीजिए लिख दें आई किल्ड, ठीक, आई किल्ड माई सेल्फ एस्टरडे। चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक, आई किल्ड माई सेल्फ एस्टरडे, तो हो गया कि मैंने कल अपने आप को मार लिया। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है स्वयं, खुद, ठीक, तो मैंने स्वयं को मार लिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसका अर्थ होगा कि मैंने कल मार दिया। अब पता नहीं मोहन को मारा कि सोहन को मारा कि अपने आप को मारा, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव अगर हटा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, चलिए देखिए, अब अभी पीछे बता रहे थे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, ठीक, उसी तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका एक्शन अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक, उसको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान से सुनिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका एक्शन अपने आप में पूर्ण होता है, उनको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इनको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तब भी ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे। फिर से सुनिए, पीछे अभी कुछ वर्ड बताए हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव होना अनिवार्य है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो रिफ्लेक्सिव नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिफ्लेक्सिव लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका एक्शन अपने आप में पूर्ण होता है, उनको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही वर्ड है, ठीक, अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो भी ठीक, जैसे पीछे था ऑब्जेक्ट दिया था तो रिफ्लेक्सिव नहीं लगा रहे थे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब भी ठीक। अब पीछे क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव जोड़ रहे थे, और यहाँ नहीं दिया रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। मतलब कि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। समझ में आया? अरे बोलो हाँ। चलिए देखिए, स्टार्ट, बिगिन, स्टॉप, कीप, टर्न, बेथ, हाइड, वॉश, सेव, रिलैक्स, रिमेंबर, क्लीन, कीप, बिहेव, ओपन, मूव, सिंग, सेव, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लिखा ही हिड हर सेल्फ बिहाइंड ए कार, ही हिड, अब हाइड देखिए, हाइड का मतलब होता है छिपना, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए इसका ही हम लोग मीनिंग निकालते हैं, तो लिखा है ही हिड हर सेल्फ बिहाइंड ए कार। पहला चीज़ हम बोले हैं कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तब भी ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हमने यहाँ रिफ्लेक्सिव जोड़ दिया है, ठीक। यही इसमें मिस्टेक है, ठीक। अब इसको मीनिंग से समझिए। लिखा है सी हिड हर सेल्फ बिहाइंड ए कार, उसने अपने आप को कार के पीछे छुपा लिया, ठीक। अब सोचिए, अगर इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, अगर यहीं पे मैं मोहन लिख देता हूँ, सी हिड मोहन बिहाइंड ए कार,
तो इसका हिंदी निकलता कि उसने मोहन को कार के पीछे छुपा दिया। मान लीजिए अगर हमने मोहन लिख दिया तो इसका हिंदी निकलेगा कि उसने मोहन को कार के पीछे छुपा दिया। सेंटेंस सही हो जाता। सेंटेंस क्या होता? सही होता। मोहन ऑब्जेक्ट होता। ठीक। लेकिन मान लीजिए हम इसको हटा दिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब इसका हिंदी निकालेंगे तो उसने अपने आप को कार के पीछे छुपा दिया। अब देखिए, इसको हटा दीजिए हर सेल। अब इसका मीनिंग निकालिए। सी हिड बिहाइंड ए कार, वो कार के पीछे छुप गई। तो कार के पीछे छुप गई, तो अगर वो कोई सेंटेंस, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि राधा कार के पीछे छुप गई, तो आप क्या समझेंगे? कि राधा कार के पीछे जाकर चली गई, यही समझेंगे ना। उसमें हर स्वयं को छुपा लिया। अरे छुपा लिया तो अपने आप को ही तो छुपाएगी वो, तो वहाँ स्वयं की क्या ज़रूरत है? बात आई समझ में? ठीक। देखिए ये इसीलिए यहाँ पे गलत है। इसका ये होगा सी हिड बिहाइंड ए कार, वह कार के पीछे छुप गई। वह कार के पीछे छुप गई मतलब कार खड़ी थी, वो लड़की पीछे जा कर के खड़ी हो गई। हर सेल्फ की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिए, मोहन टर्नड हिमसेल्फ टू द लेफ्ट। अब लिखा है, इसको हटाइए, हिमसेल्फ को हटाइए। पहले लिखा है मोहन टर्नड टू द लेफ्ट, मोहन बाईं तरफ घूम गया। मोहन बाईं तरफ घूमा, तो मोहन बाईं तरफ घूमा, आपने सुना सेंटेंस, तो आपने क्या सोचा? कौन कौन बाईं तरफ घूमा? मोहन ही तो घूमा। अब वहाँ स्वयं की क्या जरूरत है? मोहन स्वयं मोहन बाईं तरफ घूमा मतलब मोहन ही घूमा। मोहन स्वयं बाईं तरफ घूमा, तो स्वयं वहाँ फालतू का निरर्थक वर्ड है, वो नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ ये हिमसेल्फ की ज़रूरत नहीं है। ये टर्न ऐसा वर्ब है जिसका एक्शन अपने आप में पूर्ण है। ठीक, इसलिए यहाँ अब रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं है। अगर यहीं पे रहता, मान लीजिए कोई वर्ड रहता, अरे कोई ऑब्जेक्ट रहता, मोहन टर्नड सोहन, तो इसका मतलब हो गया कि मोहन ने सोहन को बाईं तरफ घुमाया, तब सेंटेंस सही होता। ऑब्जेक्ट रहता तब कोई बात नहीं, नहीं दिया तो रिफ्लेक्सिव नहीं जोड़ेंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। लिखा है महिमा बेथड हर डॉग इन द रिवर। महिमा ने अपने डॉग को नदी में नहलाया। ठीक, महिमा ने, देखिए ये बात है। अब बात ये ऐसा वर्ब है जिसका एक्शन अपने आप में पूर्ण है। ठीक, इसको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो कोई बात नहीं है। तो इसका पूरा देखिए सेंस निकलेगा। हम पढ़ेंगे महिमा बेथड हर डॉग इन द रिवर, कि महिमा ने अपने कुत्ते को नदी में नहलाया। ठीक, ऑब्जेक्ट दिया है, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन मान लीजिए सेंटेंस में से हम हर डॉग को हटा लेते हैं। मान लीजिए हम हर उसको हटा लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हटा दिया, अब हमने उसके जगह पे हर सेल्फ लिख दिया। ठीक, अब इसका हिंदी हो गया कि पहले इसको हर सेल्फ को हटा के देखिए, इसका हिंदी निकालिए। इसको देखिए, महिमा बेथड हर डॉग इन द रिवर, महिमा ने अपने कुत्ते को नदी में नहलाया। तो महिमा नहीं नहा रही है, कुत्ता नहा रहा है। अब यहाँ सुनिए कि महिमा बेथड इन द रिवर, इसका ऊपर वाले का, तो इसका हम हिंदी क्या समझेंगे कि महिमा नदी में नहाई। तो कौन नहाई? वो खुद नहा रही है। महिमा बेथड इन द रिवर, महिमा नदी में नहाई। अगर हम आपसे कहें महिमा नदी में नहाई या नहा रही है, तो आप क्या समझेंगे कि महिमा अपने नहा रही है ना, खुद नहा रही है। ठीक, अब यहाँ पे हमको खुद की अंग्रेजी जोड़ने की ज़रूरत है? खुद आप अपने आप सोच के देखिए, महिमा नदी में नहा रही थी, तो आप क्या समझेंगे कि महिमा खुद नहा रही है। तो यहाँ अपने आप समझ जाएंगे, यहाँ खुद की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बेथ का एक्शन अपने आप में पूर्ण है, इसको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ रिफ्लेक्सिव लिख दिया गया है। ठीक, मतलब इसको अगर हटा दें तब भी कोई अर्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब हो गया कि इसका एक्शन अपने आप में पूर्ण है, इसको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसको आप देखिए, बार बार जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, सेल्फ नहीं समझेंगे, तब तक नहीं आएगा।
तो आप इस जितना मैं एग्जाम्पल बताया हूँ उसको आप अच्छे से समझिए। ये देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, जैसे पीछे था अवेल के साथ ऑफ था, ठीक। अब्सेंट रहेगा तो फ्रॉम रहेगा, एडजस्ट के साथ टू लगता है, अवेल के साथ ऑफ लगता है, इंट्रोड्यूस के साथ टू लगता है, प्राइड के साथ ऑन लगता है। जब ये वर्ड आएंगे, ठीक, तो आप रिफ्लेक्सिव भले लिखेंगे लेकिन ये आपको प्रीपोजिशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो जितना एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस वीडियो को आप एक बार में नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसको 2, 3, 4, 5 बार नहीं देखेंगे। देखिए मैंने क्या समझाया, मैं क्या कहना चाह रहा था, उसको आप खुद सेल्फ महसूस करिए, उसके बाद समझ में आपको आएगा। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिसने सब्सक्राइब किया कोई बात नहीं, बाकी आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस।